एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो आज कोई पीपीटी वगैरह नहीं है, मैं खुद लिखता चलूंगा क्योंकि कहाँ कौन सा पॉइंट बताना पड़ जाए, इसीलिए पीपीटी आएगी सीधा सवालों से। लिखो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन, एसआई यूनिट होगी रेडियन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट पर है। हमारे पास एक सर्कल है, एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर है। ये पार्टिकल ए से बी चला गया और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ए पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर है, एक पार्टिकल है हमारे पास, या कोई ऑब्जेक्ट है, जोंटी बैठा है ए पॉइंट पर। जोंटी ए से बी चला गया। बोलो जोंटी ए से कहां गया? बोलो जोंटी ए से कहां गया? सर्कल पर। बोलो किस पर? जोंटी ए से कहां गया? ए से जोंटी ए से बी गया सर्कल पर। ए से बी गया कहां पर? सर्कल पर। तो जोंटी की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी ना बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो होगी π/3 रेडियन। π/3 रेडियन। 60 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करोगे तो π/3, मतलब आपको पता होना चाहिए अगर थीटा डिग्री में हो और उसको रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये डिग्री में हो और आपको डिग्री से रेडियन में लेके जाना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो π/180 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/3 आ जाएगा। तो अगर जोंटी ए से बी जाता है सर्कल पर, अगर जोंटी ए से बी सर्कल पर जाता है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी π/3। बोलो π/3। दिस इज फ्रॉम ए टू बी। इसी सर्कल पर मान लो जोंटी चला गया सी पॉइंट पर, तो ए से सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पाई। आधे चक्कर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी पाई। आधे चक्कर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी पाई। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर जोंटी ए से ए, मतलब एक चक्कर में, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, अगर एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर कंप्लीट, तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 मत लिख देना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग कहानी है। डिस्प्लेसमेंट तो वहीं पर अगर आ गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा मत सोचना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में होगी 2π। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या एक कंप्लीट चक्कर में होगी 2π। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक अलग कहानी है, कभी इसको डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर दो। हाँ, ए से बी, वो ए टू सी, ए टू ए, एक चक्कर। हाँ बस, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। राजीव तेरा भी यही डाउट था है? अभी कोई नहीं, बता देना। तुम्हें ये तो फील नहीं होता ना कोई जल्दी समझ लेता कोई लेट, ऐसा तो फील नहीं होता तुझे राजीव? तू खुद तू है बस, तू अलग है दुनिया से। जो टॉपर कोई क्लास का हो शायद से, जो तेरे अंदर वो उसके अंदर ना हो सकता है, जैसे शरारत है तेरे अंदर। नहीं मजाक कर रहा हूं। चल राजीव तू ही बताएगा। अगर 2 चक्कर हो तो बताओ, 2 चक्कर हो तो 4π। एक चक्कर में 2π, 2 चक्कर में 4π। तो फॉर्मूला बना दे। n चक्कर हो तो है, n चक्कर में nπ या 2nπ? 2nπ, बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल। एक पंखा है, बोलो कौन है? अरे आवाज नहीं आ रही, कौन है? ये पंखा रहा। क्या है ये?
बटन बंद कर इसका, पंखे का बटन बंद कर दे, उस चलते हुए पंखे का नीचे से बंद कर दे, बंद कर दिया। मैं झूठा बहुत हूं, ध्यान से सुनना। चलो चलो, अभी पंखा चल रहा है। रुक गया। 62.5 चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। कितने? 62.62.5, 62 पूरे चक्कर पूरे और आधा चक्कर मैंने गिना, देखो रुकने तक कितने चक्कर? 62.22 चक्कर तो पूरा घूमा और एक आधा चक्कर। चलो बताओ थीटा, बताओ बताओ। 62 चक्कर का तो कितना हो गया? 62 चक्कर का तो 2 पाई इंटू में 62 और एक आधे चक्कर का 62 को तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई को एक आधे से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया? अभी तुम्हारे सामने गिना मैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा ये पंखा? 62.5 चक्कर ना, तो 62 को तो कर दिया 2 पाई से, 62 तो कंप्लीट। फिर वो जो 2 पाई है उसका एक आधा, कितना आ गया? 120। आया समझ में? तो ऐसे बोलेंगे स्विच ऑफ कर दिया। बोलो स्विच ऑफ। 62.5 चक्कर के बाद बोलो 62.5 रुक गया, बोलो। तो उसमें आपको थीटा पता होना, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ में आया? तो मुझे लगता है तुम इस तरह के सवाल तुम दिमाग लगा लोगे, इतने चक्कर इतने चक्कर इतने चक्कर इतनी थीटा। नेक्स्ट लिखो ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी दो तरह की। एक तो एवरेज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और मैंने तुम्हें काइनामेटिक्स में बताया था अगर हम एवरेज के आगे लिमिट लगा दें तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डिफरेंशिएशन। ये वेक्टर है, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। और इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है, अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस एवरेज एंगुलर स्पीड, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये सारी बातें मैं काइनामेटिक्स में बता चुका हूं, जो नए बच्चे हैं वो इसको याद करो। बोलो एवरेज एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर या वेलोसिटी या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। और इंस्टेंटेनियस बोले तो हमेशा क्या करना है? डिफरेंट। यही बेसिक सा फर्क है। एवरेज में टोटल अपॉन टोटल, इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन। पूरी 11th और 12th बोलो, पूरी 11th और एवरेज बोलो, टोटल अपॉन टोटल अपॉन टोटल बोलो, टोटल अपॉन टोटल अपॉन, इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है। एवरेज पूछते हैं तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
इंस्टेंटेनियस पूछते हैं तो डी थीटा बाई डी टी, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। और भाई साहब ये एक्सियल वेक्टर होगा। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है उसको समझना। मान लीजिए मैं एक प्लेन ले लेता हूं, ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल इस प्लेन पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे टेबल समझो, टेबल, मेरी तरफ देखो सारे, टेबल है, इस टेबल पर एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, समझ आया? अब इस सर्कल की जो एक्सिस होगी ना, वो सर्कल के प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगी और सर्कल के सेंटर से जाएगी। इस सर्कल की एक्सिस ये होगी, ये सर्कल की एक्सिस होगी। ये सर्कल की एक्सिस होगी। देखो ये एक्सिस कहां से जा रही है? सर्कल के, सर्कल के और प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस, एक्सिस ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर टू प्लेन and passing through center of circle। एक्सिस का मतलब होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर और सर्कल के सेंटर से जाए। बोलो बोलो, सर्कल के सेंटर से जाए। अब सुनो ध्यान से, अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल कर दो, कर्ल, और थंब देखो कहां आएगा। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर दो। कहां आया? कहां आया? कहां आया? तो ओमेगा नीचे, ओमेगा नीचे, एंगुलर वेलोसिटी नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसी बात के पैसे हैं। मेरे साथ ना 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। बोलो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर किसी टेंजेंट के लोंग होती, किसके लोंग होती है? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद होना। 5 बार बोलो ओमेगा, बोलो टेंजेंट के लोंग, एक्सिस के लोंग, टेंजेंट के लोंग, एक्सिस के लोंग, टेंजेंट एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड, फिंगर्स को कर्ल कर दोगे। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो। देन थंब विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डन है? जल्दी से बताओ ओमेगा कहां होगा? ऐसे घूम रहा है, बताओ ओमेगा कहां होगा? करो करो, देखो ऐसे घूम रहा है। अरे बोले, उधर जाएगा। कितना गंदा हूं मैं, गंदी हरकत कर रहा था। सही है ना? और इसकी एक्सिस भी यही होगी। ऐसा लग रहा है काइनामेटिक्स पढ़ रहे हैं आज तो। मैं पूरा लेक्चर कई देर तक तो लगेगा काइनामेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट छोटी छोटी बातें लिखो। टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का समय, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक चक्कर कंप्लीट होने में, एक चक्कर कंप्लीट होने में, एक चक्कर कंप्लीट होने में, एक चक्कर कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, एक चक्कर कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। एक चक्कर कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से या न्यू से, डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यूनिट होगी इसकी हर्ट्ज या पर सेकंड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे, एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे बेटा उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देखो इसको एक उदाहरण से समझो। पहले तो गणित वाला दिमाग लगाना, फिर फॉर्मूला लगाना। सभी बच्चे बोर्ड पर देखना। पहले तो गणित वाला दिमाग लगाना सारे। चला, और एक चक्कर 0.25 सेकंड में कंप्लीट हुआ। कितनी देर में? तो एक चक्कर 0.25 सेकंड में कवर हुआ, तो एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे? दिमाग लगाओ यार। 0.25 सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितने चक्कर? 4। 0.25 में, अगले 0.25 में भी, अगले 0.25 में भी, अगले 0.25 में भी, तो कितने सेकंड हो गए? एक चक्कर कितने? तो फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। इधर देखो, 1/0.25, 25/100, 100/25, 4। अरे समझ आ गया? अब गणित लगाने की जरूरत, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा गणित क्यों लगाए हम? इतनी देर में एक चक्कर, तो एक सेकंड में इतने चक्कर। क्यों? डायरेक्ट याद करो ये। अरे समझ आया? आया नहीं आया? आ गया? एक लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर स्पीड भी बोल देते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगुलर स्पीड भी बोल देते हैं। तुमने एक काम करो, गड़बड़ हो जाएगी। आप ना पॉइंट बनाते हो, चलो इसको बनाओ पॉइंट नंबर 1। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। इसको बनाओ पॉइंट नंबर 2, इसको बनाओ पॉइंट नंबर 3, इसको बनाओ पॉइंट नंबर 4, इसको बना लो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट से ये हो जाएगा दिमाग में, कुछ चीज बीच में मिस ना होगी हो। जैसे बाद में रिवाइज करोगे ना, तो कोई चीज मिस ना हो, तो पॉइंट्स बना लिए हमने, ताकि कोई फॉर्मूला ना हम भूले। चलो देखो,
अभी एवरेज कैसे निकालते थे, याद है? एंगुलर स्पीड के लिए याद है? देखते रहना बोर्ड पर, एवरेज ऐसे निकालते थे। मान लीजिए एक पार्टिकल, बोलो बोलो, एन चक्कर, बोलो, कंप्लीट करता है। कितने चक्कर? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? सही है। और एन चक्कर कंप्लीट करने में जो उसे समय लगेगा वो लगेगा एन इंटू टी, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट करने का जो समय होता है वो होता है टाइम पीरियड। तो कितने चक्कर कंप्लीट करे? तो टोटल टाइम कितना? एन इंटू टी। नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ आई? कितने चक्कर कंप्लीट करे? तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी? 2n। एक चक्कर का समय तो n चक्कर का, n ने n को, तो ओमेगा क्या आ गया? 2 पाई बाय, ये फॉर्मूला याद होना। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, बहुत न्यूमेरिकल्स में लगेगा डायरेक्ट। बहुत न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लगेगा। क्या सारा ही खराब हो गया है? लास्ट का हुआ है भाई, भी इसका पूरा ध्यान रखो। मैं फिर बार बार रिकॉर्ड नहीं करूंगा लेक्चर। मैं एक बार जो पढ़ा गया पढ़ा गया। उससे पहले का दिखा। तुम्हारे पास प्ले लिस्ट आ गई होगी सबके पास, कुछ खुद कवर करो, फिर लास्ट में जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा फिर हम करवाएंगे। अभी बीच में जैसे दिवाली ब्रेक देंगे हम बच्चों को, तो उन 7 दिन में आपका वीसेट से मैं यहाँ पर बुला के पिछले सारे चैप्टर सुबह से शाम तक धीरे धीरे जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। समझ गए ना? तो ऐसे तुम्हारा सिलेबस बैक का जब भी जैसे ही टाइम लगा वीसेट टेक्नोलॉजी से पूरा पिछला कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लास्ट मोमेंट पे देखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को आना है मोस्ट प्रॉब्ली वो सब आ चुके हैं। अब एक दो कोई आएगा तो ठीक है। मेन क्या होता है, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद ही बच्चे आते हैं। क्या तुम्हें ऐसा कोई इंस्टीट्यूट लगता है इंडिया में, जैसे मेरा एक तुमसे जनरल सवाल है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो ये कहता हो हमने एडमिशन बंद कर दिया? जो ये कहता हो कि भाई, जैसे मैं ये कहता हूं भाई मैं एडमिशन नहीं ले रहा अब, शायद से तो नहीं होगा ऐसा कोई। जैसे मान लो मेरे पास 100 बच्चे हैं 12th में और मैं कह दूं मेरा एडमिशन बंद, कैसा हो सकता है? कोई कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, ये अफवाहें हैं। मेरे पास मान लो 100 हो गए, 100 खड़े हैं बाहर, मैं एक और बैच बनाऊंगा या टीचर अलग ले आऊंगा, 100 बच्चों से 1 करोड़ रुपए आएगा। टीचर मात्र 1 लाख रुपए लेगा एक महीने का, 36 लाख। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब झूठी बातें हैं। मेरे को ऐसे बता रहा था कोई, बोला फलानी जगह एडमिशन बंद हो गया। मैं मान ही नहीं सकता यार। एक बात, क्या मैं चाहूंगा कि मैं 1 करोड़ रुपए और ना कमाऊं? भाई मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि मेरा बिजनेस बढ़े। मैं तुम्हारे रिजल्ट के लिए क्यों मेहनत कर रहा हूं? ताकि तुम्हारा रैंक आए, मेरा बिजनेस और बढ़े। ये बिजनेस ही तो है। अब कोई चाहेगा बिजनेस नहीं करना? भाई अगर वो नहीं पढ़ाएगा, दूसरा ऑप्शन तो है ही मार्केट में। मान ले मैं कहता हूं कि मैं बच्चों का एडमिशन नहीं लूंगा, तो फिर वो यहां जाएगा, और मैं क्यों चाहूंगा वो मेरे कॉम्पिटिटर पे जाए जब मेरे पास एजुकेशन है? ये सब झूठी बातें हैं। मैंने वहां पर एक क्लासरूम बनाया, तुमने देखा वो बड़ा क्लासरूम ऊपर उधर, वो कंफर्टेबल 120 बच्चों का है, कंफर्टेबल, जिसपे आराम से बैठो, बैग रखो, सब कुछ, बड़ा क्लासरूम है। पर 170 भी हो गए ना तो भी मैं बिठा दूंगा वहां, फिर मैं उल्टा नहीं जाने दूंगा। कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा इंडिया में। अगर हाँ, ये स्कूलों में तो हो सकता है, स्कूलों में सीट होती है, जैसे बिल्डिंग बननी होती है, रूल्स होते हैं, एक क्लास में 40 बैठ सकते हैं। कोचिंग का कोई नियम ही नहीं है। कोटा में एक क्लासरूम में 400 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कोचिंग का तो कोई नियम नहीं है ना भाई। हम जीएसटी दे रहे हैं,
तो ये खाम खाएगी ना, झूठी बात है। मुझे कोई बता रहा था, बोला उस इंस्टीट्यूट ने एडमिशन बंद कर दिए यहाँ पर। मैंने कहा मैं नहीं मानता जा। मैंने कहा रोज़ तो वो कॉल करे रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। हमने आपको फ़ोन करके बुलाया? फ़ोन आया किसी के पास हमारे इंस्टीट्यूट से? हमने आज तक किसी को फ़ोन करके बुलाया हो तो? और तुम्हारे पास फ़ोन आते होंगे इधर उधर से। तो मैंने क्या, अगर उसने एडमिशन बंद कर दिया तो फिर फ़ोन क्यों करवा रहा है? अभी मैं एनरोल करता हूँ, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सोने भी नहीं देंगे। हमने तो किसी को फ़ोन करके ही नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन करने से ना चिढ़ता है बच्चा। फ़ोन करने से नेगेटिविटी होती है। फ़ोन हमें करना चाहिए आउटसाइड सोनीपत, जहां हमारा नाम नहीं है। यहां तो पता है सबको कि ये ठीक पढ़ाते हैं, इनको ज्ञान है। देखो, एक्सियल वेक्टर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलो एंगुलर। ये पता है कब आता है? या तो ओमेगा बढ़ता है या ओमेगा घटता है। तो अल्फा होगा नॉट इक्वल टू 0। पर अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो भाई साहब अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा 0 हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, चलो बताओ अल्फा किस कंडीशन पर आएगा? या तो ओमेगा, या ओमेगा, बोलो या तो ओमेगा या ओमेगा। पर अगर ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बोलो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। फिर से बोलो अल्फा कब आएगा? या तो ओमेगा या ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा तो अल्फा, 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 अल्फा। ध्यान से देखना, एक सवाल लेते हैं। कह रहे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है। बोलो बोलो ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़े, अगर ओमेगा बढ़े अगर ओमेगा बढ़े, अगर ओमेगा बढ़े तो ऐसे केस में ओमेगा की और अल्फा की डायरेक्शन सेम होगी, और अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है। अगर ओमेगा इंक्रीज हो तो इट मींस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती थी काइनेमेटिक्स में। सेम वही कंसेप्ट लगाना है। और अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है। पर अगर ओमेगा घटे, बोलो बोलो ओमेगा, तो ओमेगा की तो डायरेक्शन वैसे ही निकालोगे आप, जो रूल है। पर अल्फा इसके क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो इसको बोलेंगे एंगुलर रिटार्डेशन। और इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। दोबारा समझाऊं? पता तुझे पता है जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होता है। तो बेटा देख, राइट हैंड थंब रूल लगा। ओमेगा कहाँ आया? ओमेगा घट रहा है बढ़ रहा है? तो अल्फा ऊपर, क्योंकि घट रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। कितनों को समझ आ गया? आ गया। अगर ओमेगा घटेगा तो अल्फा उसके अपोजिट, ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा उसके साथ, तो अल्फा उसके साथ होगा। अब मान लेते हैं अल्फा कांस्टेंट है। बोलो बोलो अल्फा क्या है?
कितने पॉइंट हो गए? ये 8th है। अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है अभी? डी ओमेगा बाई डी टी। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपसे पूछेंगे, देखो, और अल्फा पॉजिटिव है, क्या है अल्फा? तो एंगुलर स्पीड बढ़ेगी घटेगी? और अगर अल्फा नेगेटिव है तो घटेगी। सेम वही कंसेप्ट रहने हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन में अल्फा नेगेटिव माना जाएगा और ऐसी सिचुएशन में अल्फा को पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वो स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको पॉजिटिव लो, अगर वो स्पीड घटा रहा है तो उसे नेगेटिव लो। अगर वो बढ़ा रहा है तो उसको पॉजिटिव लो, अगर वो घटा रहा है तो उसको नेगेटिव लो। ठीक है, चलो अल्फा कांस्टेंट मान लेते हैं। तो डी ओमेगा बताओ क्या आ गया? मान लेते हैं समय शून्य पर इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा नॉट, समय टी पर फाइनल एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो जल्दी से डी ओमेगा का इंटीग्रेशन बताओ। ओमेगा उधर से अल्फा कॉमन लो, डी टी का क्या हो गया? टी। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अल्फा टी। कब लगाओगे ये इक्वेशन जल्दी से बताओ सारे बच्चे? जब अल्फा क्या हो? कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा कांस्टेंट पे। 9th लिखो। अल्फा को अभी भी कांस्टेंट ही मानना है। ओमेगा क्या आया था थोड़ी देर पहले? डी थीटा बाय, तो डी थीटा लिखो, ओमेगा डी टी थोड़ी देर पहले आया था। इस ओमेगा को यहां पुट करो बेटा, बताओ डी थीटा क्या आ जाएगा? ओहो, डी टी आएगा ना, डी टी। ये मैं इतना तेज क्यों करवा रहा हूं? समझदार हो ना? कहां करवा चुका हूं? काइनामेटिक्स, इसलिए मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू वहां पुट कर दो, और स्कूल के डेरिवेशन होते थे, ये तुम्हें याद है। तो 0 से थीटा, 0 से टी, डी थीटा का कितना आ गया बेटा? थीटा। सभी बच्चे देखो, मैं सीधा लिख रहा हूं, सीधा इधर देख लो एक बार। ओमेगा नॉट डी टी, डी टी का क्या हो जाएगा? टी। अल्फा टी डी टी, टी का होगा टी स्क्वेयर बाय 2। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। S की जगह कौन आ गया? थीटा। U की जगह ओमेगा नोट टी। हाफ ए टी की स्क्वायर की जगह हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी सीधा लिख दूं? तीसरी सीधा लिखने से पहले थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि तीसरी पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तीसरी में टाइम एलिमिनेट करना होता है, तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्राफ में भी बताया था। तुम्हारी इससे पहले क्या हुआ था अभी? किसका किसका? कौन से चैप्टर का? केमिकल बॉन्डिंग। शुरू से था बात बीच में से? अच्छा अच्छा, कितनी देर का हो गया? सारा समझ आ गया? और कितनी देर का रह गया? फिर तो 3 दिन और लगेंगे। तो ये हफ्ता तुम केमिकल बॉन्डिंग करोगे ना। मेरा तुम्हारा सारा हो गया। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के करने हैं ना मुझे तैयार। हो तो गया मेरा सारा। काइनामेटिक्स पूरा हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन अ प्लेन हो गया, ग्राफ, फ्री फॉल। अपना ना नोट करते चलना। ये वन शॉट थोड़ा सा ना मैं अभिषेक सर को कहूँगा 1-2 महीने बाद, फिर क्लासेस को थोड़ा कम करें वो। फिर बैक डायरेक्शन में रिवीजन जरूरी है 2-3 महीने बाद। साथ साथ आपका पूरा कोर्स होना पीछे से।
ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत वीक बच्चों का ज़्यादा फायदा हुआ। और इंटेलिजेंट का ये फायदा होगा, उसको क्लास में सब कुछ रट जाएगा, उसको लगेगा घर जाके क्यों पढ़ूं मैं, क्लास में सब कुछ रट जाएगा। जब आप एक चैप्टर, आप जैसे इसका वन शॉट आ जाए सर्कुलर मोशन का, तो क्लास में सब कुछ रट जाएगा। थर्ड लिखो, थर्ड नहीं, 10th लिखो। लिखो अल्फा कांस्टेंट, लिखो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो, डी थीटा से मल्टीप्लाई करो, डी थीटा से डिवाइड करो। ओमेगा डी डब्ल्यू, डी थीटा इधर ले आओ। समझ के टाइम को एलिमिनेट करना है। ओमेगा नॉट से ओमेगा, 0 से थीटा, डी थीटा का थीटा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखो। 11th पॉइंट लिखो, रिलेशन बिटवीन relation between linear speed या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो जाएगी, एंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगी स्पीड। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो पहले। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, मान लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है पार्टिकल। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ना, वो टेंजेंट के लोंग होगी। किसके लोंग? इधर देखना सारे, यहां वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट के लोंग। टेंजेंट का मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर। मान लो यहां वेलोसिटी दिखानी है, टेंजेंट के लोंग। यहां दिखानी है, टेंजेंट के लोंग। यहां दिखानी है, टेंजेंट के लोंग। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कभी ऐसा हो सकता है ये वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए? मान लो यहां स्पीड 20 है, कितनी है? और यहां भी 20, यहां भी, क्या ये इसके बराबर हो सकता है? क्योंकि इन दो की कभी डायरेक्शन सेम हो सकती, और वेलोसिटी जब आपके दिमाग में आए तो आपके कान खड़े हो जाने। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को सोचते हैं, पर हमें किसको भी साथ में ध्यान रखना है? डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। ये वेलोसिटी कभी बराबर हो ही नहीं सकती, नेवर इन एनी सिचुएशन। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के बराबर हो जाए? क्योंकि वेलोसिटी का मॉडुलस कौन होती है? स्पीड। ये तो हो सकता है भाई, पार्टिकल की स्पीड यहां भी 20 है और यहां भी 20 है। नहीं आया? दिस इज पॉसिबल और नॉट? दिस इज मे बी पॉसिबल
क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो मॉडुलस तो सेम होगा, पर वेक्टर कभी सेम नहीं कर सकते आप। ये तो बिल्कुल गंदी बात है, इस बात पर तो घर में लड़ाई हो जाएगी। डायरेक्शन अलग अलग है। ये मे बी पॉसिबल, मे बी मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो मुझे ये बताओ जल्दी से, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में किसके अलोंग होगी? अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट। चलो रिलेशन निकालते हैं। मान लीजिए जोंटी ए से बी गया, जोंटी ए से बी गया। मान लीजिए जोंटी ए से बी गया, जोंटी ए से बी गया। ए से बी जो ये आर्क है, ये मैं मान लेता हूं डेल्टा एस। ए से बी जो उसने सेंटर पर एंगल बनाया वो बनाया डेल्टा थीटा। सर्कल की रेडियस में आर मान लेता हूं। ए से बी जो आर्क है वो आर्क मैंने मान लिया डेल्टा एस, आर्क मान लिया डेल्टा एस, आर्क मान लिया मैंने डेल्टा एस। ए से बी एंगल है डेल्टा थीटा, रेडियस आर। चलो बताओ एंगल किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला बताओ। आर्क अपॉन एंगल कितना? डेल्टा थीटा। आर्क कितना बेटा? डेल्टा एस अपॉन आर। लिखो साथ साथ। लिखो साथ साथ। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, डेल्टा एस बाई आर। ये आ गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। बेटा दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। सारे करो सभी डिवाइड। डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। लिमिट देखो, जो बच्चे नए हैं ना वो समझ लो। जैसे ही बेटा कहीं लिमिट लेते हैं ना, क्या लेते हैं? तो एवरेज इंस्टेंटेनियस बन जाता है। एवरेज क्या बन जाता है? मैं अपनी वाइफ के मायके गया, कहां गया? तो ये इंटरवल है एवरेज। क्या है? अगर इस इंटरवल में मुझसे कहा कि गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल। फिर मुझसे पूछ ले कि जैसे ही मैं गन्नौर से निकला, निकलते ही पुल से नीचे वहां स्पीड कितनी है? वो है इंस्टेंटेनियस। क्या है वो? एवरेज के आगे क्या लगा दी? लिमिट। तो वो एक पल पर आपको स्पीड बताएगी। कुछ समझ आया? ये पहले मैं बता चुका हूं, इसके बारे में कितनी एक्सप्लेनेशन दी मैंने आपको। बेसिक मैथमेटिक्स भी, जितने बच्चे ना दिवाली ब्रेक में सारा सिलेबस कवर अप करवाऊंगा मैं तुम्हारा पिछला फिजिक्स का, ठीक है। आज हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है। हम तुम्हारी एक प्रोफेशनल नीट की टेस्ट सीरीज और स्टार्ट करेंगे। आज हमने ये भी डिसीजन लिया है, बड़े लेवल पर तुम्हारी एक अलग से टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली काम अभिषेक सर और निशांत सर के पास है, क्योंकि मेरे से इतने काम नहीं होते, क्योंकि मैं और भी बहुत काम देखता हूँ। पर तुम्हारी एक अलग लेवल पर टेस्ट सीरीज पर वो स्टार्ट करने का फायदा तब है जब सभी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो। तो जितना भी तुम्हारा पेंडिंग है हम कोशिश करेंगे 30 अक्टूबर तक वो सारा कंप्लीट हो जाए। जैसे ही 8-9 ब्रेक आएंगे उसमें हम उसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और तुम सिंसियर हो तो क्लास में किसी अटेंडेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। जैसे 11th-12th की अफरा तफरी करते हैं। टेक्नोलॉजी आपको पता लग गया ना क्या है? जैसे ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक एक चीज़ आपकी पूरी पिछले से कवर करवा देंगे और ऑफलाइन वाला काम हो जाएगा, ठीक है।
और 30 अक्टूबर ही तक, क्योंकि आप लेट हो गए ना, अगर मैं ये सोचूंगा लास्ट में करवा दूं तो ये बहुत नुकसान होगा। लास्ट में तो करवाऊंगा ही, वो तो अलग बात है, पर उसका नुकसान है। फिर तुम्हें लगेगा दूसरे तुमसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस नहीं हो रखा। तो वो चीज़ें ना आए दिमाग में। एक बार सारा पैटर्न पे आ जाए, तुम लगभग 3-4 बच्चे ऑनलाइन में और लगभग 30 बच्चे इस बैच में हैं, तो ये सारे जितने भी बच्चे हैं 30-35 सबका सिलेबस कंप्लीट हो तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का फायदा है। बिल्कुल 1 से लेके 100 तक जितना क्लास में हुआ है। अब तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े, आपको लगा कुछ मैंने छोड़ दिया हो? किसी को लगा कि ये टॉपिक मैंने लेफ्ट कर दिया? पूरा कोर्स में तुम्हारा बोर्ड पर पीपीटी के साथ तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में होगा पूरा कोर्स। तुमने नोट्स नहीं बनाए तो ये सेव होकर तुम्हारे पास आ ही रहा है। एक एक चीज तुम्हारे पास तुम्हारी पीपीटी में होगी, तुम्हारी व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, तुम्हारे मोबाइल फोन में होगा पूरा कोर्स। तो टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट करेंगे जब सबका सिलेबस कंप्लीट हो, तो लिमिट ले लो दोनों तरफ। तो ये डी थीटा बाई डी टी हो गया। जल्दी बताओ, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? ओमेगा। और डी एस बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी। डी एस बाई डी टी वेलोसिटी और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। ये फॉर्मूला काइनामेटिक्स में ये अभी बताया आज ही। डी थीटा बाई डी टी बताया था ना? डी थीटा बाई डी टी देखो, ओमेगा इंस्टेंटेनियस ओमेगा, समझ गए ना? इंस्टेंटेनियस ओमेगा, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब जिस इंस्टेंट पर आपको ओमेगा पता है, तो उस इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है? अब थोड़ा ना ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, बोर्ड पर देखना, जबरदस्त बात है, ध्यान से देखना। मान लो जोंटी यहां पर है और जोंटी की यहां पर वेलोसिटी है v। ये हो गया रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बाहर की तरफ होता है। ओमेगा कहां होगा? ओमेगा पता ना? ओमेगा, ओमेगा बताओ, करो अपनी फिंगर को कर्ल। नहीं आया ओमेगा बाहर। देखना एक बार, देखते रहना, बोर्ड पर देखो। ओमेगा बाहर होगा। 11th में याद है, सॉरी 12th में मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड ऐसे दिखाते थे। ये ओमेगा हो गया। वेलोसिटी किसके लूं? ओमेगा एक्सिस, और इस पॉइंट पर ये रेडियस। क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा है तीनों 90 पर है एक दूसरे के साथ? ये इसके साथ 90 पर है और ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो ये कौन है? ये और ये ओमेगा रेडियस और मेरा सिर वेलोसिटी है। तीनों के बीच में एंगल नहीं आया। ओमेगा किसके लॉन्ग? वेलोसिटी किसके लॉन्ग? तो जब आप इसको वेक्टर में लिखोगे, वेलोसिटी तो वेक्टर है ना, तो इसको वेक्टर में ऐसे लिखा जाएगा r क्रॉस ओमेगा, और वेलोसिटी r के भी परपेंडिकुलर होगी और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे सवाल आ सकता है नीट के पेपर पे इस बात पर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको वेक्टर में लिखोगे तो आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस ओमेगा, 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 आर क्रॉस ओमेगा। कुछ समझ आया? V इज इक्वल टू आर। जिस इंस्टेंट पर ओमेगा है आपको पता, उस इंस्टेंट पर आप V निकाल लोगे। V कौन सी स्पीड है? लीनियर। कौन सी? मॉडुलस के साथ लिखोगे तो स्पीड है, वेक्टर के साथ लिखोगे तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्पीड कई बार ऐसे छोटा बहुत चेंज चलेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, पर जब वेक्टर में लिखोगे तो आर क्रॉस ओमेगा। और मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसी को फिजिक्स बोलते थे। जब आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो वी आर के भी परपेंडिकुलर, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर। ओमेगा किसके लॉन्ग है? एक्सिस। वी किसके लॉन्ग है? टेंजेंट। टेंजेंट रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। अरे समझ आया नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। अब लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? कहीं भी एक शब्द लिखा मिल जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहेंगे जहां स्पीड कांस्टेंट हो पर वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पॉइंट बना लें इसको। 12th 12। चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझो सारे, बोर्ड पर देखना। देखो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मेरे हाथ को देखना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अरे बोल, स्पीड क्या लगी तुम्हें? स्पीड, स्पीड, क्योंकि स्पीड में हमें कभी भी डायरेक्शन देखनी होती, पर वेलोसिटी चाह के भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में आंटी जी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। जाओ कह देना अंकल को, क्योंकि आंटी जी सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो चेंज होगी, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है प्रांजल, आप क्या करना, जो बाइडेन को फेसबुक पे जाके मैसेज कर देना, कह दे अगर तेरे में दम हो तो सुपर पावर समझता हो तो तू वेलोसिटी को कांस्टेंट करवा के दिखा दे सर्कुलर मोशन में, जितने पैसे कहेगा मैं तुझे दे दूंगी। कर देना। क्यों नहीं हो सकती वेलोसिटी कांस्टेंट? सर्कुलर मोशन में तो डेफिनेटली डायरेक्शन बदलनी है, किसी की औकात नहीं है। पीछे जोंटी कह रहा था पिट के गया था पिट के तो गया, तो कैसे हो जाएगी वेलोसिटी कांस्टेंट? हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंट के लॉन्ग होगी। पर ओमेगा कांस्टेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि ओमेगा किसके लॉन्ग होता है? एक्सिस। तो अगर डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग ही है, यहां भी है एक्सिस के लॉन्ग, यहां है एक्सिस के लॉन्ग, ओमेगा तो यहीं रहेगा। बस सो स्वीट। इसलिए ओमेगा, हालांकि ओमेगा भी वेक्टर है, पर भाई साहब उसकी डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग ही रहेगी। नहीं आया? पर स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। जैसे यहां स्पीड 20 तो यहां भी 20, यहां भी, पर जब इस 20 को लिखोगे तो 20 जे कैप, 20 माइनस 20 आई कैप। वेक्टर में लिखोगे तो फिर डायरेक्शन चेंज। नहीं आया? अब तुम एक बात बताओ, अल्फा क्या है? अल्फा, अल्फा जीरो क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है।
और अल्फा होता है डी ओमेगा बाय, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर, सारे पॉइंट बोलो, ओमेगा, अल्फा, स्पीड, वेलोसिटी। अब ये बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, देखते हैं काइनेमेटिक्स तुमने कैसा पढ़ा। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आ सकता है? स्पीड तो चेंज हो नहीं रही। मेरा सिंपल सवाल है, क्या एक्सेलरेशन आ सकता है? आ सकता है। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, और वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज पर डिपेंड करता, किसके चेंज पर डिपेंड करता है? और मैंने तुम्हें बताया था कि वेलोसिटी के चेंज होने के 3 तरीके थे, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो डायरेक्शन कांस्टेंट, या दोनों चेंज हो रहे हो। अरे भूल गए? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी और आपको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्या है? तो कान खड़े हो जाने, पागल थोड़ी हो, मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन भी बता। पागल कुत्ते ने काट रखा है, वेक्टर है, समझदार लोग हैं हम। ऐसे ही थोड़ी हम ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में ड्रॉप कर रहे हैं, और ड्रॉप करके भी अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हमें ही काला कुत्ता कहा जाएगा थोड़े दिनों में। मैं 3 दिन से पढ़ा ही नहीं, जोंटी पढ़ा तो 3 दिन से पढ़ रहा है, लाइव नहीं पढ़ रहा। कसम से गाली निकलने वाली थी मुंह से। ओए जल्दी बताओ, मेरा सवाल फिर से, क्या एक्सेलरेशन आएगा? क्या एक्सेलरेशन आएगा? क्यों आएगा? वेलोसिटी, अच्छा स्पीड तो कांस्टेंट है ना। मुझे ना ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, अब ये याद होना। देखो ये पहले पेज पे लिखा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी v है और फाइनल भी, पर डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जब थीटा एंगल से वो चेंज होती थी तो चेंज इन वेलोसिटी का मॉडुलस क्या होता था? नहीं आया। ये पहली बार या बार बार? ये कई बार यूज हुआ था काइनेमेटिक्स में। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं ना उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला होगा, बस वो रटना है, आगे वो आपको समझ में आ जाएगा जब बैक डोर पर हम जाएंगे। अब सुनो, कौन चेंज हो रही है? तो एक्सेलरेशन तो आएगा, एक्सेलरेशन तो जब स्पीड कांस्टेंट हो ना, ओमेगा कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिखो, कौन कितने पॉइंट हो गए? अब 13th लिखो, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये स्कूल स्काल के तरीके से नहीं करवाना मुझे कुछ भी, और ना बिल्कुल कंपटीशन के तरीके से कराना, बस ऐसे कराना न्यूमेरिकल बनने। एक पार्टिकल ए से बी गया, ए पर वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज होगी ना। बी पर वेलोसिटी है v2, ए से बी उसने जो एंगल बनाया बेटा वो मान लेते हैं थीटा, मोशन मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी, पर स्पीड क्या होगी? मतलब इनका मॉडुलस तो बराबर होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। जोंटी, पीछे एक बच्चे ने बताया इसको भी v1 वेक्टर लिख दिया और इसको भी v1 वेक्टर लिख दिया, तो क्या मारे हमने उसको? बोरी ढक्के। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर कैसे दोनों क्या लगा देंगे, इसलिए यहाँ v1 वेक्टर लगाया और यहाँ ये अलग वेक्टर है और ये, पर दोनों के मॉडुलस क्या है? क्योंकि हमने मोशन कैसी मानी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है,
ईमानदारी से बोलो, जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। क्यों नहीं होगी? यहां डायरेक्शन अलग है, यहां अलग है। बिल्कुल ध्यान से, कभी यहां पॉइंट पे फंसे और फंसे तो फिर ऐसे फंसे तो पूरा चैप्टर फंस जाओगे। यही दो एक्सप्रेशन तो है जिनसे सवाल आना है, बस वो दो एक्सप्रेशन आने वाले हैं। अब ईमानदारी से बोलो, यहां तक समझ आया? तो बताओ, वेलोसिटी के चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन आएगी, उसी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? सेंट्रीपिटल। किसके चेंज होने के कारण आ रही है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में भी किसके कारण? वेलोसिटी का किसके कारण? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी की डायरेक्शन? इस बात के पैसे हैं, इसी बात के। बस तुम्हारी फीस पूरी होगी आज। फिर से बोलो, एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? वेलोसिटी के। वेलोसिटी में भी चेंज किसके? डायरेक्शन के। मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो रहा है, क्योंकि मोशन कौन सी मानकर चल रहा हूं, उसमें स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म ऐसी है। पंखा जब तुम स्विच ऑफ करते हो नॉन यूनिफॉर्म, ऑन करते हो नॉन यूनिफॉर्म, और जब पंखा चलता रहता तो यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म है वो। यूनिफॉर्म हाई, यूनिफॉर्म हाई, स्पीड कांस्टेंट है। बंद कर, वहां से मत करियो, समझ गए बच्चे? रहने दे, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। चलो, यहां तक समझ आया? अरे आया नहीं आया? पर हमें तो मैग्नीट्यूड में निकालना है। मॉडुलस ले लें। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉडुलस लोगे। इधर देखना अब सारे, ये V1 और ये V2, बेटा इनके बीच में एंगल थीटा होगा। एक गणित की प्रॉपर्टी है, ये गणित की प्रॉपर्टी है, गणित की। देखो सुनो, एक बार बोर्ड पर देखना, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल बोलो। तो ये वाली इस पे परपेंडिकुलर, ये वाली इस पे परपेंडिकुलर। तो रूल कहता है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है ना, और उन दोनों लाइंस पर तुम दो परपेंडिकुलर डाल दो, तो मैथ्स की प्रॉपर्टी है उनके बीच में भी थीटा होगा। फिर से बोलो, दो लाइंस के बीच में, ये इस पे क्या है? ये इस पे, तो इनके बीच में भी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से इसका फॉर्मूला क्या आता था? याद करो, 2v sin थीटा बाय 2 अपॉन में टाइम। अब पुरानी पढ़ाई थोड़ी नहीं आती होगी तो दिक्कत आ जाएगी, वरना इसका रट्टा मार लो। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और कोई बच्चा बताएगा यहां से यहां टाइम कितना हो जाएगा? पहले ये आर्क बताओ सारे बच्चे। आर्क, आर्क हो जाएगा थीटा आर। अगर रेडियस आर है तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू एंगल इंटू। तो मैं टाइम लिख रहा हूं, मैं टाइम लिख रहा हूं ए से बी तक का। स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। देखो मैं टाइम क्या लिख रहा हूं, सभी बच्चे बोर्ड पर देखो। टाइम, टाइम होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? थीटा आर। स्पीड कितनी? v। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो कांस्टेंट है। नहीं आया? यह है समझ में? ए से बी डिस्टेंस कितना? थीटा, 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 और स्पीड कितनी? v। स्पीड कितनी? v। स्पीड कितनी? v। स्पीड कितनी? कांस्टेंट है, इसलिए लगा दिया। हाँ जी, 2v स्क्वेयर बाय थीटा आर
साइन थीटा बाय 2 2v स्क्वेयर बाय थीटा आर साइन थीटा बाय 2। समझ में नहीं आया क्या? अब सुनो, अब मैथ्स का एक रूल और लगेगा। अगर थीटा वेरी स्मॉल हो जाए, बोलो थीटा वेरी स्मॉल, तो ऐसे केस में साइन थीटा को मेरे प्यारे बच्चों थीटा लिख दिया जाता है। तो ऐसे केस में साइन थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख दिया जाएगा। साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख दिया जाएगा। तो इसको थीटा बाई 2 लिखो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो। कितना आ गया फाइनली बताओ? साइन थीटा को क्या लिख दोगे? थीटा ने थीटा को, तो देखो क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर। गड़बड़ होगी क्या? परफेक्ट मेथड है। दिस इज कॉम्पिटिटिव अप्रोच। आदि कॉम्पिटिटिव आदि बोर्ड, दोनों का मिक्सचर। ना तो मैंने बोर्ड के तरीके से कराया ना कंपटीशन के तरीके से कराया। बस मुझे वी स्क्वायर बाय आर याद करवाना था, तो मैंने एक तरीका लगा दिया जो पहले से आपको पता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जो मॉडुलस होता है वो होता है 2v साइन थीटा बाय 2। ये कितनी बार यूज हुआ तुमने भी देखा होगा। अरे समझ नहीं आया? अब देखना, आप एक थोड़ी सी और फील ले लो, फिर मामला खत्म, और फिर मैं स्टैचू कर दूंगा इस पर, और फिर आगे कल पढ़ेंगे। मैं यहां स्टैचू कर दूंगा, थोड़ी सी फील क्या लेनी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v2 वेक्टर और v1 वेक्टर से आएगी है v2 और माइनस v1 से। v2 और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, तो v2 और माइनस v1 से। देखना v2 तो ऐसे है और v1 ऊपर है, तो माइनस v1 कहां होगा? तो इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं यहां होगा। बोले तो सुनो, इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं यहां होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है जो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है डेट इज टुवर्ड्स सेंटर। नहीं आया? ये बात दिमाग में गई। अब ये उसके दिमाग में जाएगी जिसको क्या आता है रिलेटिव वेलोसिटी। डोंट टेक टेंशन, 30 अक्टूबर तक मेरी अप्रोच है, फिजिक्स का सिलेबस पूरा करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, थोड़ा दिवाली ब्रेक आने दो, 8-9 दिन का ब्रेक मिलेगा, तो सबको मैं पिछला सुबह से शाम तक यहां पर धड़ाधड़ 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 पिछला सारा कंप्लीट। अभी थोड़ी दिक्कत आएगी तो पिछले वाले की वजह से दिक्कत आएगी, और थोड़ा बहुत 11-12 में पढ़ रखा है तो आनी नहीं चाहिए। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? हमेशा किसकी तरफ होगा? इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, रेडियस के लोग। इसको रेडियस के अलोंग भी बोल देते हैं, अलोंग रेडियस। ठीक है बेटा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फाइनली फॉर्मूला याद करो, वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला याद कर लो। और v होता है आर ओमेगा, अभी अभी निकाला था, तो एक फॉर्मूला और आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर
सही है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 2। एक तो वी स्क्वायर बाय ए आर, लास्ट पॉइंट होगा स्टैचू करेंगे, सोच समझ के बोलना, गलत बोलते ही थप्पड़ आएगा मुंह पे। कभी नहीं होगा ऐसा, थप्पड़ कभी नहीं आया यहां पर, बेकार की बात बोल रहा हूं। लास्ट पॉइंट। अभी कौन सी मोशन थी? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर यहां स्पीड दिखाऊं तो यहां भी स्पीड v दिखा सकता हूं, ये चीज सही है, पर वेक्टर के साथ दिखाना गलत है। 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। हर पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। अच्छा बताओ जल्दी से, ये भी होगा वी स्क्वायर बाय आर, ये भी होगा वी स्क्वायर बाय, ये भी होगा वी स्क्वायर बाय, ये भी होगा वी स्क्वायर बाय, क्योंकि हर पॉइंट पर स्पीड सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेम होगा। एंड टुवर्ड सेंटर। नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन, हाथ खड़े करना, बोलना मत, कोई भी बोलना मत। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी? सेंटर की। तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो जल्दी बताओ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है? क्या है? वेरिएबल। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, स्केलर। कान खड़े हो जाने, वी स्क्वायर बाय आर तो मैग्नीट्यूड है। अभी मैं डायरेक्शन देखूंगा, रुक जा, थम जा थोड़ी देर। डायरेक्शन लेफ्ट, ओए नीचे होगी डायरेक्शन, ओ राइट होगी, ऊपर होगी। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, कभी कमर लेफ्ट चल रही है, कभी कमर ऊपर चल रही है, कभी कमर सेंटर की तरफ तो है, पर सेंटर की तरफ रहने के लिए भी तो उसको चेंज होना पड़ेगा। अभी ऐसे तो सेंटर की तरफ ऐसे होना पड़ेगा। अरे मूर्खो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दुनिया में कभी भी कांस्टेंट हो सकती? तुमने क्या देखा? वी स्क्वायर बाय, और तुमने मेरी एक बात को पकड़ लिया, टुवर्ड्स। पर टुवर्ड्स सेंटर रहने के लिए भी उसको चेंज होना, डायरेक्शन तो चेंज होगी। जो वेक्टर है कान खड़े हो जाने, तो मैग्नीट्यूड भी, और नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है कांस्टेंट, तो क्या कहोगे? क्योंकि डायरेक्शन लगातार क्या होती है? चेंज। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है? एंड टुवर्ड सेंटर। और एक बात और, इसी एक्सेलरेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस एक्सेलरेशन इज ओनली, दिस एक्सेलरेशन is only responsible for changing the direction, यह एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है। देख लो, मैंने तुम्हें 6 घंटे जितना सिर्फ 1 घंटे में पढ़ा दिया, 1 घंटे 10 मिनट में। 11th में 5-6 घंटे में पढ़ाता हूं ये चीज। दिस एक्सेलरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग दी, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, नॉट इंक्रीज। ये स्पीड को नहीं बढ़ा रहा ना घटा रहा। क्या कर रहे हो बेटा आप? फिर क्यों आए हो? अच्छा, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इस पर टाइम लगाऊंगा कल मैं अच्छे से। नॉट इंक्रीज और डिक्रीज दी स्पीड, इस पॉइंट पर मैं कल टाइम लगाऊंगा, इस चीज को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, ना ना ये उसी में रखो। कैसी छोटी छोटी बातें पूछते हो आप?
ये रहा। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जैसे मान लीजिए कि यहां स्पीड v है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा। देखो इस दुनिया में ना अगर आपको सर्कुलर मोशन करवानी है तो ये वरदान सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही मिला हुआ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वर्क है ना, जो कार्य है, वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, ना तो स्पीड को बढ़ाना और ना स्पीड को। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैंने कहा इस दुनिया में सर्कुलर मोशन करवाने का वरदान, सर्कुलर मोशन करवाने का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही मिला है। बेटा आपका काम क्या है? सर डायरेक्शन को चेंज करवाना। डायरेक्शन को चेंज, ये बात दिमाग में बैठ जानी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है सब दुनिया को पता है, v²/r या r ω², या r डायरेक्शन सेंटर की तरफ, डायरेक्शन। पर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सर्कुलर मोशन करवाना। इसके बिना हो ही नहीं सकती भाई, औकात ही नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग घूम रहे हैं इसकी वजह से घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन करवाना। और सर्कुलर मोशन में भी सिर्फ क्या चेंज करवाना? डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करवाना। डायरेक्शन चेंज करवाना मतलब विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग अलग जगह, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे ब्रह्मा भगवान ने कभी बोल दिया तथास्तु ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाओ, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती घूमती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में अलग अलग फोर्स आएंगे, वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा डायनामिक्स में। पर अभी बस इसके बारे में इतना जानने की कोशिश करो। बेटे जा, तू चाहे तेरे पापा को बुला ला, तू स्पीड नहीं बढ़ा सकता, जा, तेरी औकात ही नहीं है। ये सिर्फ क्या चेंज करेगा? जा बुला ला, महाकाल गैंग से है तू, बुला ला सबको, तू कर ही नहीं सकता, तेरी औकात ही नहीं है, जा। अहंकार में आप इसको बोल सकते हो, चैलेंज दे सकते हो। बेचारा क्या करेगा जब उसको वरदान ही सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाने का मिला हुआ है। और ये बातें तो संस्कृत के वेद शास्त्रों में, पिछले ऋग्वेद, वो जितने 4 वेद है, हर जगह यही बात लिखी हुई है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तू चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसको नहीं कर सकता। ये इसका यही काम है। तू परदादा बन जाएगा, इसका यही काम रहेगा। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए काम आएगा बस, और कोई काम नहीं। स्पीड बढ़ानी है घटानी है ये नहीं कर सकता। ये बताओ यहां तक समझ आया? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा v²/r। चलो अब लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। ना ओमेगा कांस्टेंट होगा ना स्पीड कांस्टेंट होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा बताओ, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। पर मैंने ये नहीं कहा, इधर देखो एक बार, अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय। एक बार थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय। मैंने कहा ओमेगा नॉट, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा वेरिएबल है। ओमेगा क्या है? मतलब ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ, अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन अल्फा है। तो पर मैं ये नहीं कह रहा कि अल्फा कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूं अल्फा नॉन जीरो है। मैंने अल्फा कांस्टेंट बोला?
अल्फा क्या बोला, नॉन, अल्फा नॉन जीरो में कांस्टेंट हो भी सकता है, और वो तो सिचुएशन देखेंगे। कुछ मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया? नहीं आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, बोर्ड पर देखना, अल्फा ये लिख लिया आपने, हाँ, ये क्या आता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जिस इंस्टेंट पर ओमेगा आपको पता है, उस इंस्टेंट पर आपको v पता है। अब तुम जल्दी से बताओ, ये जो स्पीड थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये स्पीड कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट थी? क्योंकि ओमेगा क्या था, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो वेरिएबल थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पर मॉडुलस तो कांस्टेंट था ना। अगर ओमेगा कांस्टेंट, रेडियस तो वैसे ही कांस्टेंट होगी सर्कुलर मोशन में, तो स्पीड भी कांस्टेंट थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट नाउ ओमेगा इज नॉट, ओमेगा इज, नहीं आया, ओमेगा वेरिएबल तो स्पीड भी, तो इसलिए लिखा स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज वेरिएबल। तो अगर स्पीड वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, नहीं आया? क्यों डिफरेंशिएशन करा? क्योंकि स्पीड क्या है। अब सुनो, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डी ओमेगा बाई dt हो गया अल्फा, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डी ओमेगा बाई dt आ गया अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही तो वो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी, या ये स्पीड को या तो बढ़ाएगा या, और पिछले वाला क्या कर रहा था, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये भाई साहब देखो, क्योंकि ये स्पीड के चेंज के रेट पर डिपेंड है, और वो सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने के कारण आ रहा था। इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increase or decrease the speed of particle. It is responsible for increase or decrease the speed of particle. केमिकल बॉन्डिंग कितने दिन का रह गया तुम्हारा? 3। It is responsible for increase or decrease the speed of particle. सही है। It is responsible for increase or decrease the speed of particle. अब इसके देखो फॉर्मूले कितने हो गए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो फॉर्मूले कितने हो गए, एक ही देखो, एक बार बोर्ड पर देखना, पहले बोर्ड पर, सभी का ध्यान बोर्ड पर। आर अल्फा या dv बाई dt या आर डी ओमेगा बाई dt, सब एक ही है। इधर देखो, dv बाई dt या आर डी ओमेगा बाय, सब एक ही है। और सेंट्रीपिटल के थे दो, वी स्क्वेयर बाय आर और आर देखो। अब जैसे निशांत ने ड्रॉप किया था, ड्रॉप कहां से किया इसने? कोटा से। फिर क्या हुई इसकी? आईआईटी। तो जब ये आया ना यहाँ पढ़ाने, तो इसको इसका एडवांटेज रहा आईआईटी का,
अभी अगर IIT ना होता तो लोग क्या कहते हैं, भाई अपने रियल ब्रदर को ये तो ऐसे ले आया, समझ गए। अब ये IITian था तो लोगों ने कहा कि चलो जो ये अपना भाई लेके आया तो टैलेंटेड लेके आया है। और तुम देखना तो ये सारे तुम्हें फिजिक्स के क्वेश्चन भी बता देगा, कुछ भी पूछ लेना इससे फिजिक्स का, तो इसको सब आता है। मैथ्स का टेस्ट ठीक करवा दिया था इसने अभी IIT लेवल का, मैं नहीं करवा सकता जबकि। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो ना तो कहीं ना कहीं अच्छा जरूर हो रहा है, ये गारंटी है, क्योंकि तुम मेहनत तो कर ही रहे हो और मेहनत किसी की कभी रखी नहीं जा सकती। देखो आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, एक लड़की के नंबर बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले साल ड्रॉप लेने के बाद फिर ड्रॉप करा उसने, फिर ड्रॉप किया, अब ये नंबर आ गए। और मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों। कई बार ना वो दिन खराब हो जाता है, लक भाग्य है, उसने और मेहनत करी। तुम ये मानते हो थोड़ा बहुत किस्मत भी होती है? मैं जरूर मानता हूं। आप देखो नरेंद्र मोदी पैदा कहां हुआ? गरीब परिवार में, उसकी मम्मी बर्तन साफ करती थी, छोटा सा कार्यकर्ता बना, RSS में चला गया, थोड़े बड़े लेवल पर आया, फिर एक स्टेट का अध्यक्ष बना दिया, 4 का बन गया। केशु भाई पटेल थे गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक गड़बड़ कर दी, हटा के मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया, PM बन गया। तो ये भाग्य भी तो है, कहां से उठ के कहां पहुंच गया। मतलब भाग्य तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा भाग्य लेके पैदा हुआ होगा, खतरनाक, इतनी नीचे से उठकर और देश का सबसे बड़ा राजा बन गया हो। ठीक है, तो कई बार ना ऐसा होता है, अगर हम बहुत संघर्ष करें, मेहनत करें, चलो नहीं मिला तो कई बार ठीक है, भाग्य का खेल है, कर्मों का लेखा जोखा होता है, अगले पिछले जन्मों का कुछ पता नहीं होता, लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्ट सी है। समझ पा रहे हो ना तो मेरी बात? तो ना ये मार्क्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे अगले साल, और आपने बहुत मेहनत करी हुई है, तो कई बार भगवान को मंजूर नहीं था। पर एक बात जरूर कहूंगा, देखो हाँ ये पॉइंट जरूर है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, अगर आप होनेस्ट हो तो। शर्त है पर ईमानदार हो तो। ईमानदार हो, बहुत मेहनत करी, चलो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यहां पर जो होगा वो अच्छा होगा। आप कोई गलत, अब उस लड़की ने गलत क्या करा? कुछ भी नहीं, आगे तो आगे, अब क्या करें, नंबर पड़ी बेचारी को बहुत। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलो ये आया समझ में। अब सुनो ध्यान से, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक नई एक्सेलरेशन का जन्म हुआ। अब 2 केस ले लेते हैं यहां पर। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड बेटा बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो देखो क्या होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है, इधर देखना एक बार सारे, तो वेलोसिटी किसके अलॉन्ग होती है? अगर स्पीड बढ़ रही है ना, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन होता है? सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीपिटल होगा सेंटर की तरफ। तो अब इन दोनों की नेट एक्सेलरेशन कहीं यहां आएगी, और ये जो नेट एक्सेलरेशन होगी, लिखो ये होगी ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। और अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं तो tan अल्फा होगा 80 बाय ए सी, और 80 कितना बेटा? dv बाई dt का होल स्क्वायर, और AC कितना?
वी स्क्वेयर बाय आर का होल स्क्वेयर। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम। और सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, सर्कुलर है तो। सर्कुलर तो बिना सेंट्रीपिटल के पॉसिबल है ही नहीं। और इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आया। केस 2 ले। स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो उसके अपोजिट होगा। सेंट्रीपिटल यहीं होगा और ए नेट यहां आएगा। अच्छा, ये tan अल्फा कैसे लिखा, समझ आ गया था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 80 तो 80 और ये AC। अगर स्पीड घट रही है तो ये हो गया, और ये अल्फा मान ले 80 बाय AC। और ए नेट क्या आ गया, AC का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। डन, समझ आया? चलो न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, बढ़िया। क्वेश्चन लेते हैं, लिखो। सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, रेडियस है 2 मीटर, स्पीड है 4t, स्पीड 4t है, मतलब टाइम का फंक्शन है, ठीक है। कैलकुलेट ए नेट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर ए नेट निकालो, 1 सेकेंड पर ए नेट निकालो। चलो 1-2 मैं करवाता हूं, फिर 1-2 तुम करके दिखाना। 1-2 मैं करवा देता हूं, पहला और दूसरा मैं करवा देता हूं, तीसरा करके दिखाना। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। हम पॉइंट बना रहे थे ना कल, ये कौन सा पॉइंट हो गया? 14th। ये 14th हो गया बेटा, ये 14th का ही पार्ट है। इसको 15th बना लो, न्यूमेरिकल को 15th बना लो। अभी सही क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, पहले थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। देखो, करें स्टार्ट। पहले ये बताओ, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? V कितना दिया हुआ है? अब तुम बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या टाइम पे डिपेंड है? टाइम पे डिपेंड है। अब बताओ कौन से समय पर निकालना है, तो निकालो। 4 × 1 और R कितना दिया हुआ है? 2। 16/2 कितना हो गया? 8। 8 आ गया, 8 आ गया। अच्छा बताओ, टेंजेंशियल क्या होता है? dv बाय, चलो जल्दी से बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4t का 4
40 का डिफरेंशिएशन 4। आ गया समझ में? चलो बताओ फिर सेंट्रीपिटल कितना बेटा? 8। और टेंजेंशियल कितना? 4। दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ए नेट यहां आएगा और ए नेट कितना आ जाएगा? 80 का होल स्क्वायर, सही है। 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया? कितना आ गया? 80। 4√5। चलो बहुत बढ़िया। और अगर कोई ये एंगल पूछे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 80 तो ये 80, तो 4/8। सही है। चलो अब देता हूं क्वेश्चन करके दिखाना। एक दो और दूंगा ना, तो इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा, सिंपल सा ही सवाल आएगा कुछ इसी तरह का। चले चलो करो। ओमेगा दिया हुआ है 2t, रेडियस है 1 मीटर। फाइंड टाइम व्हेन ए नेट मेक एंगल विद AC 45 डिग्री। वो समय निकालो जब ए नेट AC के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। पॉइंट ही लिख लेना 16। निकालो। इधर देखो, AC निकालने पहले। AC क्या होगा? R ओमेगा स्क्वायर। R कितना बेटा? 1। ओमेगा कितना? 2t का होल स्क्वायर, 4t स्क्वायर। ये आ गया AC। AT क्या होगा बेटा? AT R d ओमेगा बाई dt, याद है फॉर्मूला? R कितना बेटा? 1। d ओमेगा बाई dt करोगे, 2t का डिफरेंशिएशन करोगे 2, ये आ गया। आया समझ में? अब तुम क्या चाहते हो? एंगल कितना हो जाए ये बताओ। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी डिमांड कितनी है? तुम इस एंगल को कितना चाहते हो? tan 45 क्या रख दूं बताओ? 80/AC। tan 45 कितना होगा? 1। tan 45 1 होगा। 1 तो 80 इज इक्वल टू AC, एंड वट इज 80? 2। वट इज AC? 4t स्क्वेयर। नाउ वट इज t स्क्वेयर? 1/2, एंड t इज इस समय पर आ गया था। और मम्मी ठीक है? बिल्कुल सनप्रस्थ में ही है।
चेंज कर लिया कब? अच्छा अच्छा, सोनप्रकाश अब अच्छा नहीं रहा इतना। प्रिंसिपल बदलते रहते हैं, हाँ ये तो है। वो जैन सर थे हमारे टाइम पे। हम्म। तो होली चाइल्ड अच्छा स्कूल है? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से पढ़े हो? अच्छा अच्छा, और तू कहाँ से, सरकारी स्कूल से? पता है मुझे, जेपी जैन से, जेवीएम से, हाँ। जोंटी देख, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल नहीं होते हैं, आईसीएसई बोर्ड, इंटरनेशनल, बाहर के, लंदन के, वहाँ पे पढ़ाई है ना। एक और दे दो ऐसा क्वेश्चन, मोदी के साथ, सही में? सही बता। आइए, वो मोदी के वहाँ ऑफिस में सफाई कर्मचारी को जानता होगा, है ना? मोदी के दुनिया भर के सिक्योरिटी गार्ड है। पागल, कितने सिक्योरिटी गार्ड है मोदी को भी नहीं पता ये। इस वहम में कभी मत रहना। तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ, खास नहीं, यहाँ पे ना मैं एक, मेरे दिल में बात है ना, वो फिर रहा नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा खास है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये कभी काम नहीं आते। ये इतनी ऊपरली रैंक है कि ये बिल्कुल होनेस्ट रहेंगे। और ये मोदी को क्या मतलब, जोंटी कौन है? हाँ, अगर तुम्हारा खास विधायक है, यहाँ का कोई पार्षद है, तो ये लोग काम आ सकते हैं। ये तो भाई गवर्नर है ना, गवर्नर, गवर्नर हमारे एक रिलेटिव में खास है गवर्नर, बिल्कुल कोई कौमी का मतलब ही नहीं है। दिस इज इलीगल। एक दिन हम बैठे, मैंने कहा ये सर ये काम, बोला इलीगल, नॉट लीगल। हो लीगल भी काम लेंगे हम तो भी नहीं नहीं नहीं। ये तो भाई बहुत, हाँ बता। तो एक काम कर, तो जिम ज्वाइन कर ले, तुझे एक तरीका बताता हूँ। क्या लेके आया था? मोदी ने दिया था। चलो यार, चलो कोई नहीं। क्या हो गया? थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दूं? दे दूं? चलो, अल्फा 4 रेडियस, ओए बोल बता। रेडियस है 1 मीटर, 2 मीटर लें, एक ले लेते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड ए नेट। 16 लिखूं, यहां 16 लिखूं? ये लड़की पगला गई है। निकाल दे बेटा, 2 सेकंड पर ए नेट निकाल दे। अल्फा दिया हुआ है, चलो कोशिश करो निकालने की। सभी का उत्तर आना चाहिए, कोई ना कोई तो करेगा। फॉर्मूले भी देख सकते हो पीछे से। वन बाई रूट 2 ए नेट, इतनी जल्दी? क्या बात है, देखते हैं। पहले 80 निकाला, 80 तो हो गया आर अल्फा। आर कितना 1, अल्फा कितना 4, सही है।
अरे भाई 1/√2 क्या निकाल दिया तूने। अब सुनो, अल्फा क्या होता है तुम्हें पता है, डी ओमेगा बाय, तो डी ओमेगा क्या हो गया, अल्फा डी टी। तुम्हें ओमेगा चाहिए, अल्फा से तुम्हें ओमेगा चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, डी ओमेगा का तो ओमेगा हो गया, सीधा क्यों कर दिया, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डी ओमेगा का ओमेगा कर दिया, सीधा 0 से ओमेगा। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, देखो अल्फा 4 है, टाइम पे डिपेंड नहीं है, और डी टी का क्या हो जाएगा टी, और अल्फा कितना 4 ओमेगा आ गया 4t। अल्फा का इंटीग्रेशन ओमेगा, जैसे एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते थे वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते थे डिस्प्लेसमेंट आता था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते थे वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते थे एक्सेलरेशन आता था काइनेमेटिक्स में। अल्फा का इंटीग्रेशन से ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना बेटा 1, और कितने समय पर निकालना है 64, देखना 64 आ गया, और ए नेट क्या हो जाएगा फाइनली, ए टी का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस 64 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेना, मेरा काम था कॉन्सेप्ट सिखाना, इतना टफ आएगा नहीं, फिर भी पता हो जाना चाहिए। चलें आगे। आया समझ में, अल्फा से क्या निकाल लिया ओमेगा इंटीग्रेशन से। चलो एक सवाल है, ऑप्शन भी दूंगा इस सवाल में। एक गाड़ी है, वो गाड़ी ना टर्न ले रही है सड़क पर, और उसकी स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। आपको बताना ए नेट की डायरेक्शन कहां होगी। ये गाड़ी है, वो टर्न ले रही है सड़क पर, ए नेट कहां होगा, ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी, आलू बालू चालू डालू बताओ, अनीता आंटी, बसंती, चंपा, डोली, आलू बालू चालू डालू, अनामिका, क्यूट, चालू, चंपा, चमेली, डोली, ढालू, डोली, डोल, ढोंटी ऐसी डी से ढोंटी। चलो प्रांजल आप बोलो सबसे पहले, डी आप बोलो, आरुषि बी, डी, शाही तू बोल, अब सी, तू अलग प्राणी है, तू अलग काम कर दे, तू एक नया ऑप्शन बना के वो बोल दे, इनमें से ही बोलेगा, बी, बी ए नेट, आप बोलो, डी आप बोलो, डी नाम क्या आपका, समीर, वेरी गुड, आप बोलो, बी, वेरी नाइस, आप बोलो सुरभि, डी, एक्सक्यूज मी, आप बोलो, बोलो बोलो बोलो, हैं, डी, डी, आपका नाम क्या है आपका, आपका तो पता आशु है, आशु याद है आपका, लक्षिता, आप कौन सा, चल आशु तो ही बता दे, चल आप बताओ क्यों, आपका नाम वो क्या कहते हैं, भूल गया मैं, चल बता ही दे, साक्षी बताओ कौन सा ऑप्शन, क्यों,
नहीं, हाँ चलो बता दादा। मतलब स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल नीचे, सेंट्रीपिटल इधर और ए नेट इधर। स्पीड घट नहीं रही है, स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल उल्टी डायरेक्शन में नहीं आएगा। हाँ क्या, हाँ तूने क्या बोला था? और ये सी कौन बोल रहा है? तू यार क्या गंदा काम कर रहा है यार तू। 10 बार ड्रॉप करने का मन है। स्पीड घट रही है बढ़ रही है तो टेंजेंशियल सेंटर की तरफ ए सी और ए नेट इधर। एक और देता हूं, ए नेट बताना। ये पेंडुलम है, ऐसे आ रहा है। ए नेट बताओ। इस तरफ आ रहा है ऐसे। पेंडुलम रिलीज कर दिया, ऐसे आ रहा है। ए नेट बताओ। ए हैं, मुझे नहीं पता। ए नेट बताओ। रिलीज कर दिया उसको। पहले तो ये पता लग गया ये सर्कुलर कर रहा है। सर्कुलर करेगा तो सेंट्रीपिटल तो होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? तो टेंजेंशियल भी, मतलब टेंजेंशियल भी होगा। स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। तो ए नेट कहाँ है? बोलो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी। ए सी सेंटर की तरफ, टेंजेंशियल इधर, ए नेट इधर। टेंजेंशियल तो टेंजेंट के लूं, सेंट्रीपिटल सेंटर के लूं। बेटा स्पीड नहीं बढ़ रही है। पेंडुलम जब तू छोड़ता है इधर से, स्पीड बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ेगी तो टेंजेंशियल सेम डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया समझ में? नहीं आया? ये आ गया समझ में? ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, ये कई किताबों में है सवाल।